चलिए, इस लास्ट सेशन में आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। अ, आज पहला दिन है कि 10 बज चुके हैं, अभी तक बहुत कम लोग ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और लास्ट सेशन का नमस्कार। और लास्ट सेशन का आज पहला दिन है, कल अंतिम दिन होगा। तो चलिए, हम सबसे पहले आज श्री खेमका जी को प्रणाम करते हैं, अग्रवाल साहब और डॉक्टर जी से को नमन करके आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। और अपने प्रिंसिपल साहब श्री एपी सिंह को भी प्रणाम करते हैं। सबसे पहले, आप लोगों ने कितने लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिया है या कितने लोग कर रह गया है मुझे नहीं मालूम। फिर भी मेरी एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रूपरेखा दें कैसे बनाना है और उसमें क्या करना है। हालांकि फोर्थ सेम में आप लोग बना चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे कभी कोई कमी रह जाती है तो आपके पास टॉपिक्स तो आ ही चुके हैं और 15 नवंबर लास्ट डे है आपके पास। तो अभी फिर भी टाइम है काफी और अच्छा बन सकता है। तो काफी टाइम है अभी आपके पास और बहुत अच्छा से अच्छा आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और बनाते ही रहे होंगे। तो जैसे आपके पास 36 टॉपिक्स है, तो कई बार मन में ये आता है कि हम कौन सा बनाएं, किस पर बनाएं, ये समझ में नहीं आ रहा। आप बता दीजिए किस पर बनाएं। तो मेरा ये सजेशन आप लोगों से रहेगा, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट, इसीलिए इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, या जिसमें आपने फीडबैक पाया हो, ट्रीटमेंट करके उसमें आराम मिला हो, रिजल्ट मिला हो, उसको ले सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। क्या कौन से टॉपिक को लें, 3-4 इकट्ठा हम बता रहे हैं, उसको कैसे करना है। जैसे शुरुआत के लिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक्स और कॉन्स्टिपेशन, ये सब मिलते जुलते हैं, तो पेट से रिलेटेड है। तो जैसे एसिडिटी है, तो एसिडिटी क्यों हुई, एसिडिटी क्या है आप लिखेंगे, या आप गैस्ट्राइटिस ले या कॉन्स्टिपेशन ले लें। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, ये क्यों होता है, एक अच्छा टॉपिक है। जो लोग चाहते हो कि हम क्या लिखें क्या करें, उनके लिए है ये। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो। और प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है कि आप रिसर्च वर्क है ये आपके लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन पे लिखना चाहते हैं तो डॉक्टर श्री अग्रवाल जी की एक बुकलेट है ये कॉन्स्टिपेशन पे, और बहुत अच्छी मार्वलेस बुक है कि आप उसमें पाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन एक शब्द है, कॉन्स्टिपेशन, परंतु ये अनेक बीमारियों को जन्म देता है, कारण होता है। जैसे खाली एक शब्द है कॉन्स्टिपेशन, अब स्टूल कैसा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, कितनी कैसा हो रहा है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पेशेंट से ये भी पूछना होता है कि आप सोकर कब उठते हैं। तो सोकर उठने का क्या टाइम होना चाहिए, आप एक्यूप्रेशर वाले हैं, इतना जानते हैं, बता सकते हैं, लिख करके बताइए कितने बजे तक सो करके उठना चाहिए, क्या रीजन है उसके लिए, बताइए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ये बताइए कितने बजे तक सोकर उठना चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी है जल्दी सोकर उठना चाहिए। फोर्थ सेम तक आप लोग अच्छी तरह 5 to 6, वेद प्रकाश जी बोले बिल्कुल 5 to 6। तो 5 to 6, उसके पहले भी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 5 to 6 इसमें बहुत टाइम, बिल्कुल राजेश जी 5 to 7 क्यों, एक बार और लिख दीजिए। 5 to 7 सबका ठीक है, क्यों 5 to 7, ऐसी क्या बात है, 7 के बाद क्यों नहीं। बिल्कुल एलआई कट है, बॉडी क्लॉक 3 to 5 उतना सही नहीं है। राकेश जी उतना सही नहीं, 5 to 7 ज्यादा ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज टाइम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो मूवमेंट मींस एनर्जी उसमें होगी, उस टाइम मैक्सिमम एनर्जी होगी,
तो मोशन सही होगा, स्टूल अच्छे से पास होगा। इस कारण ऐसा है कि 5 to 7, जैसे आपके घर में 2 वर्कर हैं, सफाई वाली भी है और बर्तन वाली, झाड़ू पोछा वाली। तो सफाई वाली, बर्तन वाली नहीं आई है और उससे आप सफाई वाली से कहेंगे बर्तन का काम कर दो, तो वो क्या करेगी? करेगी तो क्या अच्छी तरह से करेगी? अगर हम 7 बजे के बाद सो करके उठते हैं तो एलआई में जो एनर्जी थी, अब वो प्रॉपर नहीं मिलती है, जिस कारण से मोशन क्लियर नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम धीरे 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 घर करती जाती है। तो इस पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं कि खाली एलआई पर ही लें या कॉन्स्टिपेशन पे ही। कॉन्स्टिपेशन अनंत बीमारियों का जन्म देता है और सिंपल सी बात ये है कि एलआई में हमारे पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, विटामिन के की भी सिंथेसिस होती है। तो जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, अगर वहां पे पूरा गार्बेज इकट्ठा होता जा रहा है, तो फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टे नुकसान होगा, सड़न होगी, जो कि पूरी लंबी जीआईटी एक दूसरे यहाँ तक कनेक्टेड है। तो यहाँ तक और क्या बीमारी नहीं, तो शॉर्ट में 2-4 बीमारियों का नाम बता दे रहे हैं। ये बुक जरूर आप रिफर करिएगा अगर आप कॉन्स्टिपेशन पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अग्रवाल जी की बुक कॉन्स्टिपेशन जरूर रिफर करेगा, सारा मैटर आपको उसमें से मिल जाएगा। भले ही आपको एक डायग्राम के लिए गूगल को सर्च करना पड़े, लेकिन मैटर आपको सफिशिएंट मैटर उस बुक में मिल जाएगा। और हेडेक से लेके डिप्रेशन, साइटिका, लंबर पेन और इवन सर्वाइकल। आप ये सोचोगे कि कॉन्स्टिपेशन से सर्वाइकल का क्या मतलब है, और अपच, गैस, खट्टी डकार आदि आदि, भूख न लगना, नींद न आना, ये सब आम बात है। लेकिन ये इवन सर्वाइकल और साइटिका, डिप्रेशन, सब कुछ इससे हो जाता है। कहते हैं ना, पेट साफ तो मन साफ। इवन आपने किसी पेशेंट को भी देखेंगे कि अगर उसके कमर में दर्द है तो आप उससे पूछिए आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, या आपने भी फील किया होगा जब पेट साफ हो जाता है तो हमारे कमर में दर्द रहा हो कभी, लोअर बैक पेन, तो वो कहते हैं आज आज बिल्कुल नहीं। तो ये कॉन्स्टिपेशन अनेक बीमारियों को जन्म देता है, जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी नहीं मिलेंगे, विटामिन के भी नहीं मिलेगा, और उल्टे और बीमारियां मिलेंगी। तो अब कॉन्स्टिपेशन पे एक अच्छा मैटर आपको मिल सकता है, बहुत अच्छा, ज्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। स्टडी मटेरियल आपको बता दिया हमने कि उसको उठाइएगा। डॉक्टर श्री अग्रवाल जी की कॉन्स्टिपेशन, छोटी बुकलेट है, बहुत बड़ी भी नहीं है, उसमें कई सारे बुकलेट्स आपको मिलेंगे। इधर डाइट पे भी बहुत अच्छी आई है, आपने शायद ले ली होगी अब तक। डायबिटीज पे, गॉल ब्लेडर पे केवल, लीवर पे केवल। तो अगर आप कोई इस तरह से ऑर्गन पे लिखना चाहते हैं, डायबिटीज पे भी, तो आपको बुक इजिली अवेलेबल है। आप कॉन्स्टिपेशन पे मैटर तो मिल गया आपको, ट्रीटमेंट क्या है उसको भी कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं, सारा मैटर उसमें मिल जाएगा। चाइनीज के हिसाब से आप क्या लगाएंगे, आयुर्वेद के हिसाब से क्या लगाएंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट में हमने बताया कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो आप, ये तो बात कॉन्स्टिपेशन, कोई भी टॉपिक उठाइए तो उसका रीजन, जैसे हेडेक है 7 नंबर पे, तो हेडेक आया है तो हेडेक का रीजन क्या है, बताइए, हेडेक का रीजन क्या हो सकता है? अनेकों, बल्कि हम कह देंगे अनंत हो सकता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए कह रहे हैं, अनंत हो सकता है। गिनने चलिए, हीट, और वेद प्रकाश जी हीट लिखा, और गैस, एसिडिटी, आप लिखिए, पूरा ये भर जाएगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, हाँ कॉन्स्टिपेशन में बिल्कुल गैस, एसिडिटी, उसके अलावा माइग्रेन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। अब हेडेक कौन सा है, आप उससे पूछेंगे साइनस से, साइनोसाइटिस की वजह से तो नहीं है। गैस, एसिडिटी ये बहुत कॉमन चीज है। उसके अलावा थोड़ा हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप 5th सेम के स्टूडेंट हैं और 5th सेम कंप्लीट हो रहा है आपका, अब 6th में जा रहे हैं, 5th के हम नहीं कहेंगे,
क्योंकि आप सभी 6 में पहुंचेंगे, 6 सेम के स्टूडेंट है। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि गैस एसिडिटी तो बहुत कॉमन चीज, बहुत देर रात तक जाग के पढ़ना, कंप्यूटर पे काम करना, बहुत देर में सो करके उठना और सिर्फ भारी भारी हर समय रहना। उसके अलावा हेडेक कौन कहाँ का है, तो आप देखेंगे, पूछेंगे फ्रंटल हेडेक है, टेम्पोरल है, ऑक्यूपिटल है या पैराइटल है। फ्रंटल है तो उसका रीजन अलग होगा, टेम्पोरल है तो उसका रीजन अलग होगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा इधर कौन सी मेरिडियन जा रही है और हम इसमें क्या कर सकते। ऑक्यूपिटल है तो आंख की वजह से, सिर दर्द आंख की वजह से भी होता है, कम रोशनी में पढ़ना, बहुत देर तक पढ़ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, कोल्ड की वजह से भी लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, आइस की प्रॉब्लम, तो कह रहे अनंत कारण है, सैकड़ों कारण है। गैस के लिए एक नहीं, डिस्प्रिन नहीं है कि एक डिस्प्रिन खा लो बस दर्द ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। एसिडिटी का है कि जब गैस एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन, तो पहले आपको वो करना। तो सबसे पहला काम तो हमें नाभि सेट करना होगा। नाभि अगर सेट नहीं है उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक कॉमन पॉइंट तो आप सभी जानते होंगे, TW5 GB41 लिवर 2-3 हीट है, माइग्रेन है, किसी वजह से भी है, या हाई बीपी, और आपको ये पता शायद नहीं होगा, लो बीपी की वजह से भी सिर दर्द होता है। हमारे एक पेशेंट ऐसे आई थी, उसको करीब 6 महीने से दर्द बहुत था, बहुत तरह के ट्रीटमेंट करवा चुकी थी वो, एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था, इवन हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी थी, उसके सिर का दर्द नहीं जाता था। लेकिन हमारे खेमका जी पारखी हैं, छोटी लड़की थी, बहुत ज्यादा एज नहीं थी, 17-18 साल की थी। तो अगर श्री खेमका जी ने उसको लो बीपी के पॉइंट्स दिलवाए और कहा जाके बाहर थोड़ी देर बैठ जाइए 10 से 15 मिनट। मालूम नहीं क्या जादू हुआ उनकी सोच में, उनकी कलम में जो जादू था कि वो लड़कियां बोली कि 6 महीने से मेरा सिर दर्द नहीं गया था और इस पॉइंट से ही आराम मिला। तो सिर दर्द खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका ढूंढना, ये आप पार्थियों को देखना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस वजह से। तो हम लोग अब तो नॉर्मल ये रूटीन में हो गया, जो भी आएगा सिर दर्द वगैरह है तो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, फिर कई सारी क्वेरीज होती है, कहते हैं ना, आपको डायग्नोसिस में पढ़ा भी है T7 में, पूछ कर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। पीरियड्स टाइम में ज्यादा होता है, रेगुलर होता है, मॉर्निंग में होता है, तब उसमें जाते हैं माइग्रेन की वजह से तो नहीं है। इस तरह से कई रीजंस हम ढूंढते हैं कि क्या है, फिर उस पे हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इनको कौन सा पॉइंट देना। आयुर्वेद के हिसाब से भी हीट बढ़ी हुई है, वायु बढ़ी हुई, 2 सीडेड 1 टोन करेंगे, उसमें भी काफी आराम है। किस में कब क्या करना, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम, फिंगर नंबर 3-4-5 में 2-3 सीडेड 1-4 टोन, गैस्ट्रिक के पॉइंट, उससे भी सिर दर्द जाता है, बल्कि ये रेगुलर फीचर में ही होना चाहिए, तो उससे बॉडी फिट रहती है, आप इजी फील करते हैं। अच्छा, आप लोग को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो एक दो और प्रोजेक्ट के बारे में हम बता दें आपको, अगर कोई बना रहे हैं, कोई रुकावट आ रही है तो उस पर पूछ सकते हैं, नहीं तो तब तक हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ जाए। आपको कुछ पूछना है प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मतलब पहले आज इसको कवर अप कर दें। हाई ब्लड प्रेशर, फ्रोजन शोल्डर वगैरह, आप ब्रेन डिसऑर्डर पे आप क्या लिख रहे हो ये हमको थोड़ा सा बता दो, इसमें कहाँ पर ब्रेन डिसऑर्डर है। जो आपको टॉपिक दिया गया उसमें स्पाइनल डिसऑर्डर तो है, लेकिन ब्रेन डिसऑर्डर तो नहीं है। नहीं, ब्रेन डिसऑर्डर तो नहीं है, जब नहीं है तो इस टॉपिक को हम नहीं उठाएंगे, ब्रेन डिसऑर्डर पर बिल्कुल नहीं उठाएंगे। रीजन फॉर हेडेक, सो मेनी रीजंस फॉर हेडेक, अभी आपको बताया ना, पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और देर रात तक जागना, आंख की तकलीफ से भी हो सकता है, बहुत आईसाइट वीक हो उसकी वजह से भी हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्रिक और एसिडिटी तो बहुत कॉमन चीज है, और कॉन्स्टिपेशन ये तो बहुत कॉमन है। रीजन बहुत टेंशन, जो कि कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती, हर आदमी आजकल का स्ट्रेस में जी रहा है। कुछ नहीं तो अभी कोरोना टाइम में कितना भयंकर स्ट्रेस था,
तो हेडेक का रीजन डायबिटीज के लिए, ओके डायबिटीज का भी बताते हैं, जरूर बताएंगे डायबिटीज के लिए आपको। अगर आप इस पे लिख रहे हो तो अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा इस पे लिखा जा सकता है, बहुत बढ़िया टॉपिक। एक हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन। इसका भी आपको रेफरेंस बुक बता दे रहे हैं। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे सेलेक्ट किया। फ्रोजन शोल्डर 18, 20 डेंगू, अभी 19 पे आएंगे डायबिटीज वाला। डेंगू, जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस सीरियल वाइज है, और सीरियल वाइज पे आकर के तो इसमें बता दें ट्रिटाइस 22, खेमका जी की ट्रिटाइस 22 में इसके सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, रीजन मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भरपूर मिल जाएगा आपको कि फ्रोजन शोल्डर क्यों है और क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और हिपोक्रेटिस 2 में भी इसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अत्रे में जाएंगे वहां भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रोजन शोल्डर क्या है, क्यों, क्या रीजन है इसका, ये सब आपको जानकारी लिखना होगा। तो कोई भी मैटर, कोई भी टॉपिक उठाइए, फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर ही ले रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर है तो कि ये कब से है, क्या रीजन है, और इसके अलावा पॉइंट्स के अलावा ये जानिए, इसको पिक्चर के द्वारा शो कीजिए, यहाँ पर कौन कौन सी बोन है, क्लेविकल बोन से जुड़ा हुआ, पीछे स्कैपुला से जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे जो ह्यूमरस का हेड है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हेड है, इसके मूवमेंट में प्रॉब्लम है, जो अंदर नॉच होता है, कटोरी होती है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा, घिस गया है या मूवमेंट या इसका फ्लूइड सूख गया है, वो सब रीजन आप लिखिएगा डायग्राम बना के या नेट से निकाल करके। फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स बताइएगा, वेदर इट इज चाइनीज और आयुर्वेदिक या डॉक्टर वॉल, तीनों बताएगा। डॉक्टर वॉल के जॉइंट्स के पॉइंट लेंगे ना आप इसमें, जॉइंट्स डिजेनरेशन, जेडी मेरिडियन, तो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, अपर हाफ ऑफ द बॉडी, सीएमपी पॉइंट्स, इन सबको लेते हुए अच्छे से डिटेल में बताइएगा और पॉइंट्स। उसके अलावा कोई भी जॉइंट्स ले लीजिए, जॉइंट्स पेन ट्रिटाइस 22 में जो भी जॉइंट्स आपकी इच्छा हो, आप क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, तो नी जॉइंट स्पेशली ले लीजिए। नी जॉइंट के पेशेंट बहुत आते हैं, बहुत मिलते हैं। अगर आप इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा, जब जाइएगा रिसर्च टाइप से है, तो जॉइंट्स पेन पे नी जॉइंट बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे पेशेंट तो मिलेंगे। तो आप स्टडी करिएगा तो मालूम चलेगा कि ये क्यों रीजन ऐसा है, क्या क्या रीजन है। कॉन्स्टिपेशन में ट्रीटमेंट में ईएवी के पॉइंट में वार1, हाँ वार1 और भी होगा। सिडेट या टोन, ये टोन नहीं होगा। इनफैक्ट डॉक्टर वॉल के पॉइंट में स्टार मैग्नेट ही लगते हैं, परंतु ये टोन बिल्कुल नहीं होगा, सिडेट होगा। लिम्फ वाले जितने भी हो, आज हम लिम्फ भी पढ़ाएंगे आपको, लिम्फ वाले जितने भी पॉइंट हैं, आपने लिम्फ 2 पढ़ा है, इसकी बात अभी लिम्फ पढ़ाएंगे। बाकायदा ये सिडेट होंगे। ये वैसे इनमें स्टार मैग्नेट ही लगाते आए थे अभी तक। अब आइए हम उस पे बातें, जॉइंट्स पेन या अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के बारे में लिखिए, ये है कि अर्थराइटिस जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन क्यों है, क्या कारण है, एक सब कारण भी आप लिखते हुए तब आप ट्रीटमेंट करेंगे। कारण देन निवारण, और कारण को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, जैसे है प्रोजेक्ट बनाना, तो ये कोई आफत नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि प्रोजेक्ट बनाना है 15 तक बनाना। आप इसको एंजॉय कीजिएगा कि इसी बहाने हमको पढ़ने को मिल रहा है, डीप स्टडी करने को मिल रही। ऐसे तो बस पास होने के लिए हम पढ़ लेते हैं, बस पास हो जाते हैं, परंतु एक प्रोजेक्ट होने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे। तो इसलिए इसको बहुत मन से खूब एंजॉय करके बनाइएगा कि कैसे में हम बनाए इसको। बस 2-3 टॉपिक, ये क्या है, क्या कारण है और निवारण में, तीनों के पॉइंट्स लिखिएगा, ढूंढ करके तीनों के ऊपर, और अच्छे से बनाइएगा। जैसे नी पेन का अच्छे से गूगल में सर्च कीजिए कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे। उसके आगे आप लिगामेंट, टेंडेंस के बारे में भी लिख सकते हैं। तो जितना अच्छा कोशिश करिएगा, आपको खुद फील होगा कि ये अच्छा है प्रोजेक्ट। अभी हमने जो भी बनाया, मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया था, लेकिन इसको एंजॉय करके बनाइए और डीप स्टडी करिए। एक कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो आपको इंटरेस्ट है। अभी हमसे पूछा गया है थोड़ा डायबिटीज के लिए,
तो हम डायबिटीज के बारे में अब आप बताइएगा। प्रेमलता जी, किसने पूछा है डायबिटीज के लिए? मीना युवराज नहीं, नीलिमा पुजारी। तो डायबिटीज के लिए तो अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी थोड़ी सी बात हम कर लेंगे। डायबिटीज एक अच्छा टॉपिक है, एक ऐसा कहना चाहिए महामारी के जैसे ये भी एक टॉपिक है। हर घर में एक सा भोजन बनता है, अगर 5-6 लोग हैं, हालांकि ऐसा कम होता है, तो किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी के लिए शक्कर चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए, और किसी के लिए नमक ज्यादा चाहिए, किसी के लिए नमक कम। तो इतना ही हम कहना चाह रहे हैं कि डायबिटीज है, और डायबिटीज के भी बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पैंक्रियाज है, इसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ऐसा है। अगर आपने अग्रवाल साहब की बुक पढ़ी हो, डायबिटीज बुकलेट, प्लीज मीना जी, आप ये पहले आप तो बुक लीजिए। नहीं, नीलिमा जी, नीलिमा पुजारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको इस बारे में जरा सा थोड़ा सा डिस्कशन कर दें। नहीं हो रहा क्या? जया जी, आप इनको कर दीजिए, जैसा अनम्यूट कर दीजिए। जया, आप हमको सुन पा रही हो? पीयूष है कि जया है, जो भी, इनको अनम्यूट कर दीजिए, इनका टॉपिक डिस्कस हो रहा है ना, इसीलिए इसको जरूरी हो जाता है। जया, इसको, पीयूष, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए तो ये थोड़ा सा बात कर पाए, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो किसी टॉपिक पे बात कर रहा है जरूर उससे पीड़ित है, सफरिंग है, सफर कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ऐसे तो आदमी सभी कुछ पढ़ता है। पीयूष, आप हमको सुन पा रहे हैं क्या? हो सकता है, देखिए भी देखते हैं। आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं? ओके, पीयूष, मैं फोन करूं क्या? तब तक हम लोग बात कर ले रहे हैं कि डायबिटीज है तो आप ये समझिए। हाँ पीयूष, अरे भैया जरा इनको, नीलिमा जी को अनम्यूट कर दो, इनसे थोड़ी सी बात करनी है प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ भैया, तो देखिए कोई भी है ना, ये जब कोई बीमारी होती है तो लगता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। इसका हम अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम डीप स्टडी करेंगे और हम अपने आप को क्योर कर पाएंगे। देखिए अब आप शायद अनम्यूट हो रही हो नीलिमा जी। हाँ, तो देखिए से डायबिटीज आपको है या घर में किसी और को है? मैम मेरे हस्बैंड को है। अच्छा, हस्बैंड को है। कितने साल से है? उनको तो मैम 5 to 6 ईयर हो गया है। तो अभी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी आपको ये जानना पड़ेगा कि वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं क्या, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है क्या? एंगर तो है उनको। एंगर है ना? तो हमारे अग्रवाल साहब ने ये पढ़ाया है, जैसे आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो वो लोग जैसे डॉक्टर जीसी अग्रवाल पढ़ाएंगे तो आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि ये तो इंसुलिन की वजह से है, ये पैंक्रियाज की वजह से, लेकिन नहीं है, रूट कॉज हमारे लिवर में होता है। बहुत इरिटेशन होता है, बहुत गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन होता है, बात बात में गुस्सा आती है, तो हम केवल इंसुलिन के लिए पैंक्रियाज का ही मैम उनको हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों, टंग के दोनों तरफ स्वेलिंग है। वही तो थोड़ा हमने कहा, स्वेलिंग बस इतना ही तो आपसे पूछा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं दे पाएंगे एक टॉपिक पे, आगे भी बताना है। तो बस इतना ही से हिंट हमको मिल गया था कि गुस्सा भी बहुत आती होगी, इरिटेशन है। आप टंग डायग्नोसिस भी करो तो आप केवल ये नहीं, ये तो आपको बस हम हिंट दे रहे हैं कि हम लोगों को ना, अब जब इसमें आ गए एक्यूप्रेशर में, तो केवल एक चीज लेकर नहीं बैठ सकते हैं कि हाँ है तो इंसुलिन की वजह से है, और लॉन्ग लाइफ हमको लेना ही पड़ेगा, दवाई मेडिसिन तो ले ही रहे होंगे, परंतु खान पान एक्सरसाइज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको क्या खाना पीना, उसके अलावा लीवर को भी लेना पड़ेगा हमें।
लीवर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये आपको सब मिल जाएगा, हम आपको हिंट दे रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक तैयार होगा। आप अग्रवाल साहब की बुक ले लीजिए, डायबिटीज वाली, न ली हो अब तक। बुकलेट है, छोटी छोटी बुकलेट है, बहुत सारी बुकलेट्स है, गाल ब्लडर पे, लीवर पे है, कॉन्स्टिपेशन पे, सभी पे। तो आपको अच्छा जो भी चाहेगा, छोटी बुकलेट्स है, डाइट पर है बहुत अच्छी, अभी भी रिसेंटली आई हुई है। तो उनको लेकर के आपको बस ऐसे ध्यान करिएगा, कोई भी टॉपिक उठाइए, डायबिटीज है तो ये क्या है, क्यों है, क्या कारण है, आप कहीं नोट करिए ऐसे, क्या है, क्यों है, क्या कारण है। जब आप कारण जान जाएंगे तो निवारण भी कर लेंगे। और निवारण आपको वो 3 स्टेप में करना ही करना है, वेदर इट इज आयुर्वेदिक और चाइनीज और डॉक्टर। मैम तीनों हम कर सकते हैं, तीनों जैसे आयुर्वेदिक के अनुसार? नहीं, देखिए आप कर सकती हैं, नो डाउट कर सकती है, लेकिन पहले धीरे धीरे, जैसे होम्योपैथिक दवा करते हैं ना, पहले 30 पोटेंशियल, फिर 100 200 करेंगे। आप एट ए टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि चाइनीज और डॉक्टर बॉल तो इकट्ठा कर सकती हैं, आयुर्वेद भी कर सकती हैं, या आप मॉर्निंग इवनिंग कर लीजिए। डॉक्टर वॉल के तो पॉइंट्स बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर वॉल का करने के लिए आपको सीधे सीधे एंडोक्राइन पे जाना पड़ेगा। तो एंडोक्राइन का तो बस एक ही पॉइंट है, पैंक्रियास का, पिट्यूटरी का, दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पिट्यूटरी से ही गवर्न होता है। तो आपको ये 2 पॉइंट लेना पड़ेगा बस। हाँ, तो सभी एंडोक्राइन गवर्न होती है पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी का ले लीजिएगा पॉइंट। और वो तो पॉइंट का सिलेक्शन तो आपको इस तरह से हो जाएगा। और आपको लिखने का मैटर बहुत बढ़िया, डायबिटीज पे एक से एक सुंदर लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट, एक से बढ़िया। पैंक्रियाज है, कारण है, कई सारे फोटोग्राफ दिखाइए कि वजन भी गिरता जा रहा है। और भी इतना ही नहीं, इससे कितनी चीजें, गैंग्रीन तक हो रहा है। तो सब चीज थोड़ा बहुत कवर अप कीजिए। तो अच्छा, आप दिल से बनाइए कि आपके खुद पेशेंट है, तो दिल से बनाइए, वो प्रोजेक्ट होगा। तो ये नहीं सोचिए कि प्रोजेक्ट है हमको बस पास होना है, काम करना नहीं। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए उसको बाय हार्ट बनाइए, और ऐसा सोचिए कि हमको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बनाएंगे आप तो। इतना है आपके लिए। तो बस और किसी को पूछना नहीं, तो हम एक टॉपिक और बता करके फिर आज की क्लास थोड़ा शुरू करते हैं। ये मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग को इससे कॉन्फिडेंस आएगा अब बहुत ज्यादा कि हम, हाँ, इस पे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई एक, बहुत सारे टॉपिक तो इतने ज्यादा कॉमन है, जॉइंट्स पेन है ले लीजिए, हेडेक है, साइनसाइटिस है, इनफर्टिलिटी और मेनोपॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी बुक भी है, टेटाइस 21 23 सब में बहुत अच्छा है। आपका मानसिक असंतुलित होना भी इन सारी बीमारियों का जड़ है। चाहे आप कॉन्स्टिपेशन ले लीजिए, हेडेक ले लीजिए, चाहे अभी डायबिटीज ले लीजिए। तो अब जब डायबिटीज और बहुत पुरानी हो जाती है तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर, जैसे इन्होंने ब्रेन डिसऑर्डर पूछा, तो ये ऐसा कोई चीज नहीं कि हम बता दें आपकी ये नर्व डैमेज है या ये लोब काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं बता सकते हैं 10 मिनट में। ब्रेन इट्स वेरी वाइड, वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। अब आपको मैं दिया स्पाइनल डिसऑर्डर, तो स्पाइनल डिसऑर्डर को हम अब नहीं ले पाएंगे, बहुत समय नहीं है। एक चीज और ले लेते हैं, अस्थमा, यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये बहुत है, बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये अभी आप पढ़ चुके हैं यूरोजेनेटल में, तो वो कवर अप कर लेंगे। हम सिर्फ यूट्राइन फाइब्रॉइड की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है, छोटी छोटी लड़कियों में भी ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। क्या रीजन है, इसके लिए भी आप डिटेल स्टडी कीजिए। फिर आप इसमें मेनोपॉज, मेनोपॉज पे बहुत टाइम नहीं लगा देंगे हैं। प्रोस्टेट इनलार्ज, ये भी आप अभी इसमें पढ़ चुके हैं, किडनी यूबी में बहुत अच्छा से इसमें दिया था प्रोस्टेट इनलार्ज। इसके लिए क्या टेस्ट कराते हैं, आप कोई बता पाएंगे? लिख करके बताइए।
हमको बताइए प्रोस्टेट इनलार्ज के लिए क्या टेस्ट कराते हैं, कैसे पता लगेगा? जैसे जल्दी जल्दी यूरिन हो रही है, ओल्ड एज में हो रहे, अब 70 हो गए, 60 हो गए, 75 हो गए, तो मेल्स में प्रॉब्लम ये आती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो कौन सा टेस्ट कराते हैं? एसिड फॉस्फेटेज, ये भी आपको लिखना होगा। हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि इसके लिए डायबिटीज के लिए आप जानते हो क्या टेस्ट कराते हैं, परंतु अगर प्रोस्टेट या और कोई भी है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ये भी लिखना होगा। बात को समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब कि तब कंप्लीट होगा, तब पढ़ने में आनंद आएगा, आपको भी लगेगा हाँ ये हमको पता कैसे चला, यूट्रस में फाइब्रॉइड है। तो ये सब में टेस्टिंग भी लिखेंगे आप, जो टेस्ट, अर्थराइटिस की क्या टेस्टिंग होती है, प्रोस्टेट के लिए क्या टेस्टिंग है, इसके लिए एसिड फॉस्फेटेज करते हैं। तो इस तरह से सबकी टेस्टिंग भी लिखिए। डायबिटीज के लिए क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पीपी करते हैं, नॉर्मल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए नॉर्मल कितना होना है, इतना सब लिखिएगा, तब बहुत खूबसूरत आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। एलिमिनेशन यूरिनेशन, हाँ अल्ट्रासाउंड भी करा, हाँ बिल्कुल अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, ऐसे बिल्कुल बहुत सही बताया आपने राकेश शर्मा जी। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे पता लगता है प्रोस्टेट का साइज कितना बड़ा है, कैसा है, क्या सिचुएशन है। और एक वो ब्लड टेस्ट जिसको सीरम, हमने नाम आपको डिटेल बताया था, सीरम फॉस्फेटेज करते हैं, एसिड फॉस्फेटेज, उससे पता लग जाता है कि प्रोस्टेट की क्या सिचुएशन है। पीएसए बिल्कुल सही है, पीएसए। और किसी को कुछ पूछना है कि हम आज के टॉपिक की ओर बढ़े? चलिए, सबका टॉपिक तैयार है, बहुत खुशी हुई जान करके। और अब हम बढ़ते हैं, जो कुछ रह गया वो ब्लड में, वो बहुत जल्दी शॉर्ट में एक बार करके रिवीजन चलते हैं। चलिए, अब आप अपनी बुक खोल लीजिए, वही पुरानी बुक जिसके बस 2 दिन रह गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी वॉल्यूम 1, पेज नंबर, थोड़ा सा हम उसको बस और फॉर्मेलिटी के लिए इसको कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप आपका जल्दी 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 हुआ था, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो पेज नंबर 47 खोल लीजिए एक बार। 10 मिनट में ये खत्म करके हम लिम्फ पे आते हैं। 10 मिनट में हम आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। आप लोग को दिख रही है ना स्क्रीन? जी। चलिए, ब्लड ग्रुप्स में आप लोगों ने जाना था ए बी और ए बी ओ। तो सब हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि आरबीसी के चारों तरफ ये ग्लूटामेट ए और बी होता है, और इसके अलावा जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसमें अल्फा और बीटा रहता है। तो बस ये एक दूसरे से ये जुड़ते नहीं है। जैसे कि क्या हुआ था कि बहुत सारे सैनिक मर रहे थे, उनको पर ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तो वो ब्लड उनको सूट नहीं कर रहा था, जिसको कहते हैं ना वो एंटीकोगुलेंट हो जाता, जम जाता, वो ब्लड जम जाता, तो वो जो भी सैनिक थे वो मर जाते थे। तो फिर लैंडरमैन ने ढूंढा कि आखिर रीजन क्या है, तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की
और ये सब निकला एंटीजन और एंटीबॉडीज। और फिर इसके बाद ये मैं पाया कि ए में बीटा होता है एंटी ए बीटा जो है एंटी ए का एंटी है, अल्फा है बी का, मतलब ए के साथ बीटा मिलेगा और बी के साथ अल्फा। ये नॉर्मल कोर्स है, ये रूटीन है, ये रूल है। सेम ऐसे ये हुआ है कि आरबीसी के चारों ओर ये देखते हैं ये एंटीजन है और दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं किए, जिसके साथ ये चाहेंगे वो करेंगे। ये आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, सिंपल रिवीजन करा दिया है। इसको अभी डायग्राम में दिखा देंगे। थ्रोम्बोसाइट्स 3 हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका जमाने का काम होता है, मेन काम आता है हीमोस्टेसिस। तो बस जमाने में 4 स्टेप्स है, पूरे 3-4 पेज में एक ही बात है, जो आप मत कंफ्यूज होइएगा। तो पहले क्या है, अगर कहीं कटा तो वेसल्स पहले स्पाज्म कर जाती है, इसको बोलते हैं वेसल्स स्पाज्म। फिर उसके बाद नंबर 2 आता है हीमोस्टेसिस। ये 3 पेज में वही बात है, वेस्कुलर स्पाज्म होगा, फिर उसके बाद प्लग बनेगा ब्लड वेसल्स में, उसके बाद क्लॉट होगा जिसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, और 4th स्टेज आ जाएगी ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन क्लॉट। ये पूरा की पूरा क्लॉट कर जाएगा। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये किस तरह से कैसे बनता है। 10 से 30 सेकंड में दूसरा बात, पहला स्पाज्म है, दूसरा है फॉर्मेशन थ्रोम्बोसाइट प्लग। इस सेकंड स्टेज में 10 से 30 सेकंड में एक प्लग, जैसे कोई नल बह रहा हो, कहीं सीपेज हो रहा हो, हमारे कहीं भी किचन में उसमें नल की टोटी खराब हो गई है, जरा सा क्रैक हो गया, तो अपने क्या करते हैं, उसमें कुछ बैंडेज लगा देते हैं। और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट स्टार्ट 15 to 20 सेकंड। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्लग बन गया और क्लॉटिंग शुरू हो गई है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है ये। और चौथा है ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इनटू द क्लॉट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी। तो ये सब हो गया 7 से 10 दिन में बाय फॉर्मिंग द कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए ब्लड तो रुक जाता है, ब्लड रुकने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको हील होना है अंदर से, और डिपेंड्स अपॉन कि कैसा, किस तरह से कट है, किस तरह की इंजरी है, उस तरह से वैसे इसमें टाइम लगता है। तो ये पूरा वही बार बार दे दिया गया है। और कोगुलेशन में 13 फैक्टर्स काम आते हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं मानव शरीर विज्ञान में। वही है, डिटेल में इसमें बहुत जाने से लास्ट हम आ गए हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये नया है, इसके बारे में बहुत जरूरी है थोड़ी सी जानकारी और होना। तो पहले शॉर्ट में हम बता दें आरई सिस्टम क्या है। डब्ल्यूबीसी जिस पर काम करता है वही आरई सिस्टम है, यानी कि डिफेंस है और इम्यून सिस्टम है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है। तो आप पहले का ध्यान कीजिए कि लिम्फ में लिम्फोसाइट्स थे, ल्यूकोसाइट्स में कितने तरह के थे, 5 तरह के थे ना। कौन सा? पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा इस्नोफिल, चौथा लिम्फोसाइट और 5वां मोनोसाइट्स। इस तरह के 5 है। अपनी 5 उंगलियां, ये 5 रक्षक है, एक साथ मिलके काम करते हैं। तो कहते खुली तो मुट्ठी, खाक की बंद हुई मुट्ठी तो लाख की। तो ये 5 एक साथ मिलकर के काम करते हैं और ये बनाते हैं आरई सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बनाते हैं। चूंकि ये ल्यूकोसाइट्स हैं, रक्षक हैं, डब्ल्यूबीसी, जब 5 एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसको आरई सिस्टम को डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, डिफेंस सिस्टम भी जानते हैं। आप बहुत सिंपल है पढ़ना, बस आपको ये पता लग गया कि ये इम्यून सिस्टम को बना कर रखते हैं, हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको हटाते हैं, तो और सफाई का काम करते हैं। कोई भी आ गया हो तो काट कूट के मार के उसको भगा देते हैं और एकदम सैनिक मुस्तैद होकर के खड़े हो जाते हैं।
देखो, the phagocytic cell having similar property like that of neutrophil, जैसे हमने पांचों मिल के काम करते हैं. Present in the endothelial lining and the reticular space, the connective tissue together having नेम दी RE सिस्टम, इसको बोलते हैं. रेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए, आगे ये मौका नहीं मिलेगा सुनने का, बताने का. और उसके बाद ये आपको पता लगे कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है. एक सेकेंड बस. बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इतने सारे बॉडी में सिस्टम है. एक और है क्योंकि डिफेंस सिस्टम. These cells develop from the mesenchymal tissue which is separated in the intrauterine life and get settled in the various tissue of the body. Their specialty in that they remains their primitive embryonic characteristic, therefore have remarkable power of the altering their size, shape, mode of the living, and they even possess the property of the mutation. That is, they can undergo differentiation into the other type of the tissue cells. They have been divided into two groups. अब ये क्या होते हैं कि इनको दो ग्रुप में रखा गया, एक बॉन्डरिंग और फिक्स. ऑल्दो फिक्स का ऐसा मतलब नहीं कि ये टिश्यू यहीं पर ही रहेंगे, इनका आगे काम नहीं, ये आगे काम नहीं, जरूरत पड़ती है तो ये आगे भी बढ़ करके अपना सब इस ग्रुप को दे. लेकिन ये है ना, एक फिक्स जगह है, यहाँ पे इनको रोक दिया गया, यहाँ पर आपको काम करना है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. फिर जहां जरूरत होती है वहां ये मूव कर सकते हैं. तो फिक्स्ड RE सेल्स और बॉन्डरिंग है. फिक्स में क्या, द टिश्यू, देखिए कोई बाकी नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं अंडरलाइन भी कर सकते हैं. मतलब आप ये जब ये दो स्टैंजा पढ़ लीजिए, लगेगा कि जैसे GIT हो तो एक सिमिलर पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न है, रेस्पिरेटरी अलग फिक्स पैटर्न, लेकिन इनका सब जगह घूमते रहते हैं और कोई टिश्यू नहीं बाकी, ना ब्रेन बाकी, ना स्पाइनल कॉर्ड बाकी, ना एंडोक्राइन बाकी है, ना लिवर है, कुछ भी बाकी नहीं जहां पर ये ना हो. क्या है, द टिश्यू हिस्टोसाइट्स फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर नहीं है, सब जगह, ब्लड, प्लाज्मा, टिश्यू, फ्लूइड. The looser areolar tissue of the serous membrane of the omentum and pleura. अब ये omentum abdomen में आ गया, एक pleura आ गया, तो हम देखते चले, नोट करिए कहाँ कहाँ पर है ये. The reticulum cells found in spleen, lymph nodes, bone marrow, in the reticular tissue. अब कहाँ कहाँ हो गए, सभी जगह हो गया. The endothelial cells found in the lining membrane of the blood, sinuses of the spleen, bone marrow, adrenal cortex, pituitary gland and liver. अब कहाँ नहीं रह गया, पूरे एंडोक्राइन में भी छा गई है, एंडोक्राइन में भी आ गए और अभी आएंगे नर्व्स में भी. माइक्रोलजिया सेल्स फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन हो गया, ब्रेन हो गया, सब जगह. ब्रेन डिसऑर्डर जिसे किसी ने पूछा था, वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को भी ले सकते हैं अगर उनको लिखना, लेकिन आपके पास ये वाला टॉपिक नहीं है. The wandering RE cells, the wandering histocytes are found in omentum, splenic pulp, lymph nodes, bone marrow. Due to their large size, they are called the macrophages. Macrophages का अर्थ होता है वो engulf करने वाले cells. Sometimes they have more than one nucleus. Example, osteoclast and megakaryocytosis. osteoblast नाम सुना होगा, शायद याद आ रहा हो, थायराइड पैराथायराइड पढ़ा तो उसमें ये टर्म आया था. जब आपका एंडोक्राइन पूरा कवर अप है, नर्वस सिस्टम कवर अप है, तो बचा क्या, टिश्यू फ्लूइड में है, ये कनेक्टिव टिश्यू में है. और बार बार आपको अब इस समय बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल से मिल के बॉडी बनी है, टिश्यूज से बनी है, ऑर्गन बना, तो कहाँ रही, जब टिश्यूज में है तो सब जगह. द वॉन्डरिंग RE सेल्स ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, कहाँ पर है, ब्लड स्ट्रीम वॉन्डरिंग, तो हर समय सफाई होती रहती है, हर समय प्रोटेक्शन होता रहता है.
The normal monocytes and the abnormal foreign cells, which generally remains in the tissue, but due to pathological stimulus, they enter in the bloodstream, example in leukemia and the bacterial endocarditis. अब ये इनका फंक्शन बहुत सारे हैं, इनको दो हम पढ़े, फेगोसाइटोसिस, डिस्ट्रक्शन एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, स्टोरेज ऑफ द लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड आयरन, इनको भी लेना, फॉर्मेशन ऑफ रिपेयर्स ऑफ द बोन, फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ बोन्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब कुछ भी नहीं रह जाता, जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन है तो टी सेल बी सेल भी यही बनते हैं। मोनोसाइट्स का भी काम यही, मोनोसाइट्स का सबसे बड़ा काम है स्कैवेंजर का, तो जो भी सड़ा गला उसको मार के खत्म करने का काम। फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा ग्लोबुलिन, फॉर्मेशन प्लाज्मा ग्लोबुलिन वही हो गए ना आईजी के जितने भी हैं। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू सेल्स, एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स सच एज द फाइब्रोब्लास्ट ड्यूरिंग द रिपेयर आफ्टर इन्फ्लेमेशन। और उससे नीचे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड डॉक्टर जेसी अग्रवाल ने लिखा है, और आपको भी गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हम कहाँ, हमारे संस्कार में क्या है। The oldest written evidence for the disease and the treatment are from Charak and Shushruत 600 BC। तो हमको इस पे गर्व होना चाहिए, कहाँ से चली आ रही है। हम लोग मेडिकल साइंस पे गर्व करते हैं क्योंकि एक्चुअली उनके पास प्रूफ बहुत सारे हैं, उनके पास सिस्टम है, इस वजह से हम उनको मानते हैं, करते हैं, मानना भी चाहिए। लेकिन हमारे पास भी बहुत कुछ है पढ़ने को, सोचने को, समझने को। इस तरह से तो ओल्डेस्ट written evidence for the disease and treatments are from the Charak and Shushruta. This is all about ब्लड। अब ब्लड की ये, इसको पढ़ने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा, और बहुत पढ़ने से भी इसमें कोई लाभ नहीं है। अब हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपका लास्ट चैप्टर। तो लिम्फ क्या है, सबसे पहले ये बात है, कोई लिख करके आप हमको बता दीजिए लिम्फ क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम आपको टॉपिक भी बता रहे हैं प्रोजेक्ट का, ही क्या है, क्या कारण, लिम्फ क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए। कोई दो एक लिख दीजिए, व्हाट इज लिम्फ। नहीं जानते आप लोग कोई लिम्फ क्या है। अभी आपने ट्रीटाइज 4 में भी पढ़ा है, और लिम्फ मेरिडियन भी जानते हैं। लिम्फ मेरिडियन और ओआर, किसी ने अभी ओआर भी लिखा था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो एक लिम्फ हुई और एक डीप लिम्फ, फ्लूइड विदाउट हीमोग्लोबिन, हाँ सही है। कलरलेस येलोइश, बिल्कुल सही बात, आप लोग 4th सेम तक पढ़ चुके हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सब का आंसर सही है। तो कलरलेस फ्लूइड बिल्कुल सही है। चेक पोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही है, चेक पोस्ट ऑफ द बॉडी। और ये हमारे शरीर की सफाई करता है ना लिम्फ। इसका कोई अपना ऐसा सिस्टम नहीं है, जैसे कि ब्लड तो पूरी बॉडी में हमारा सर्कुलेट होता है, तो हार्ट लाइक ब्लड इट गिव्स, बिल्कुल सही है। राकेश पारिक जी ने भी सही लिखा कि ब्लड की तरह ये नरिश करता है, इंटरस्टिशियल। आंसर सबका सही है, बहुत खुशी हुई जानकर के कि सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितने लोग हैं, बहुत अच्छा लगा। तो लिम्फ क्या है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये कहावत डॉक्टर जीसी अग्रवाल, नहीं समझ में आया क्या जालंधर लिखा, निकल गया। तो ये लिम्फ वो चीज है, इसके दो एक बात और बता दे लिम्फ के बारे में। देखिए ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है नरिशमेंट के लिए, सप्लाई और प्रोटेक्शन भी है, ब्लड क्लॉटिंग बाय। तो जब हम इतना पढ़ चुके थे, खाली इतना ही नहीं कहेंगे कि खाली नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्शन भी है, डिफेंस भी है, और ब्लड क्लॉटिंग का भी है। दूसरा वेन्स के थ्रू सारा इम्प्योर दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी से लेकर के आता है हार्ट में। तो वो किसके द्वारा आता है, हार्ट पंपिंग है, हार्ट में ना तो ब्लड बनता है, आया चला फ्लो हुआ करके इस तरह से।
ऐसे लिम्फ का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, हम उतना नहीं समझते हैं इसको। खाली हम आज इतनी ही बात करेंगे कि हमको लिम्फ की इम्पोर्टेंस पता लगे, चेक पोस्ट है सब, जैसे सरफेस लेवल पर नहीं बात करनी है। लिम्फ वो चीज है जहां ब्लड कैपिलरीज नहीं जा सकती हैं, वहां पर जाके नरिश करना, वहां से गंदगी को लेकर के आना। अच्छा, आजकल हम लोग का इम्यून सिस्टम क्यों वीक हो रहा है? कोई एक लाइन में लिख सकता है क्यों इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है? 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है। इम्यून सिस्टम हम लोग का क्यों वीक हो रहा है? नहीं बता सकते, नहीं ध्यान आ रहा है। रॉन्ग लाइफ स्टाइल, हाँ रॉन्ग लाइफ स्टाइल कह सकते हैं आप। लिम्फ इज नॉट प्रॉब्लम, व्हाई लिम्फ इज नॉट प्रॉब्लम? स्ट्रेस की वजह, इस ये बहुत सही आंसर नहीं है। दिनचर्या भी कह सकते हैं, रॉन्ग लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं। लिम्फ इज, व्हाई लिम्फ इज नॉट वर्किंग? नहीं, फास्ट फूड नहीं है इतना। लैक ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। रॉन्ग लाइफ स्टाइल वगैरह मान सकते हैं, क्योंकि पता क्या होता है, हमारे आर्मपिट्स में, ग्रोइंग में बहुत ज्यादा ये होते हैं, और हम हाथ उठाना ही नहीं चाहते, पैर चलाना ही नहीं चाहते। हम लेडीज का मिक्सी और वॉशिंग मशीन की वजह से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। हालांकि ऐसी बात नहीं, ये भी अब आज के टाइम में ये भी बहुत है, लेस न्यूट्रिएंट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सभी लोग का लेस न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता। हमको वो बात करनी जो जनरल है। तो क्या लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, या कभी शुरू किया तो कुछ दिन चला, नहीं चला, जो रूटीन में करते हैं ऐसा नहीं, सभी के लिए हम कह रहे हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज है। हाथ पैर का चलाना, मूवमेंट, तो क्या होता है कि हार्ट तो ब्लड पंप कर रहा है, उसमें आ रहा है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ के लिए ऐसा कोई हमारे बॉडी में सिस्टम नहीं है। तो आज से जान जाइए, आप लोग नोट कर लीजिए, हमको स्वस्थ रहने के लिए, देखिए न्यूट्रिएंट अपनी जगह है, फास्ट फूड अपनी जगह है, सब ऐसा हम भी नहीं कह रहे थे कि अब इतने लोग अवेयर हो गए जरूरी सब फास्ट फूड लेते ही हो रेगुलर, ऐसी बात भी नहीं है। परंतु उसके बाद भी वो बीमार, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बच्चे बहुत देर में सो करके उठते हैं, देर रात तक जागते हैं, एक्सरसाइज का अभाव है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सिडेंट्री लाइफ, इसको 2 शब्द में आप लिख लीजिए, सिडेंट्री लाइफ, लैक ऑफ एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर इज दिस, दैट इज सिडेंट्री लाइफ। लाइफ स्टाइल जैसे आपने लिखा, ठीक है, लाइफ स्टाइल में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट फर्स्ट थिंग इज सिडेंट्री लाइफ, बैठे बैठे ही काम करना, या हमारी मजबूरी है पूरे टाइम लैपटॉप में रहना। आप लोग हैं इतनी देर पढ़ रहे हैं, या लिखना है, तो लिखने का काम भी कम हो गया, लैपटॉप में देखने का या टैबलेट में या मोबाइल में ज्यादा देखने का काम, तो बैठने का काम, तो वो ये इट कॉजेज सर्वाइकल प्रॉब्लम, लंबर प्रॉब्लम। तो ये जो है, हमको थोड़ी थोड़ी देर में एक्सरसाइज, हाथ पैर का मूवमेंट करते रहना चाहिए। तो ये आपको एक क्लू दिया कि लिम्फ तो है, हम आगे पढ़ लेंगे सब अच्छी तरह से, कलरलेस लिक्विड है और क्या क्या कंपैरिजन है। तो 3 तरह से पाए जाते हैं। lymphatic system present an accessory route through which fluid flows from the interstitial space into the blood. The interstitial fluid contains large molecules of the protein which cannot permit in venues, but their transport to the blood circulation is essential to maintain the। अब कैसे बनता है, पहले आप हम लोग ये भी समझे कि लिम्फ कहाँ से आ जाता है। भाई ब्लड तो समझ में आया गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड हुआ, ब्लड अंत में जहाँ कैपिलरीज में पहुंचता है, और जब से वेन्स में, आर्टरीज वेन्स में कन्वर्ट होती है, तो उसी बीच में, अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं, वहां पे कुछ स्क्वीज कर जाता है, निचुड़ता है, तो ये फ्लूइड एक कैपिलरीज में कन्वर्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। इसको भी दिखा रहे हैं तो समझ में आएगा। लिम्फ नोड्स जैसा हम जानते हैं हमारे ग्रोइंग्स में, गले में, ये भी हम दिखा रहे हैं।
इसके अलावा कलेक्शन ऑफ lymphatic tissue situated in the wall of the alimentary canal, epithelial lymphoid tissue, spleen और thymus में ये ज्यादा तो हमको 3-4 चीज मिल गई, lymph vessels, lymph node और collection lymphoid, spleen और thymus। तो इनकी सब बात करेंगे। 2-3 टर्म और अलग आपको मिलेंगे जिनके बारे में शायद नाम, thoracic duct और सिस्टर्ना काइली। इसके पॉइंट्स कल देख कर आइएगा, हम आपसे पूछेंगे, आपको हिंट दे दे रहे, ट्रिटाइज 4 में आपको मिल जाएगा सिस्टर्ना काइली और इसके पॉइंट्स। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम वो देख लें कि फोटोग्राफ्स में क्या है। इस पेज को यहाँ पे रोक करके थोड़ा सा अब इसमें आपकी हेल्प की जरूरत आएगी। जैसा कि हमने अभी आप लोगों से कहा कि जो ये है आरई सिस्टम को भी डिनोट करता है और लिम्फेटिक सिस्टम को भी। तो लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। हम आपसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि क्या बात है, लिम्फेटिक सिस्टम को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे जरूरी है ये जानने के लिए, इतनी जगह ये सब इनका वास है, इनका रेजिडेंस इतनी जगह है। कहाँ पर है? लिम्फ नोड, यहाँ पर टॉन्सिल है, यहाँ पर भी है। ये थाइमस में प्रचुर मात्रा में होते हैं, बचपन से रहते हैं यहाँ पे। टी सेल्स बी सेल्स पढ़ते रहते हैं, जब प्यूबर्टी आ जाती तो फिर ये अपना स्थान छोड़ देते हो, कह देते टी सेल बी सेल को तुम जाओ लिम्फ नोड में इकट्ठा हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती, हमारा काम खत्म। जैसे दाई माँ होती है, बच्चों को पहले पालती है, तब तक तो प्रोटेक्ट करती, फिर उसके बाद बच्चों को दौड़ा देती, जाओ। इस तरह से यहाँ से टी सेल बी सेल यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए, और ये गले में ये इस तरह से ग्रोइंग में। तो 2 जगह से 3 जगह से टी सेल्स बी सेल्स निकलते हैं, थाइमस से निकलते हैं, बोन मैरो से निकलते हैं। अब ये आगे बोन मैरो से भी निकलते हैं, स्प्लीन में भी बनते हैं। सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन अपनी बॉडी का स्प्लीन। लिम्फोसाइट्स ये कहाँ है? WBC में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट सुना होगा, जिसमें टी सेल बी सेल, तो आपको बताया था जहाँ पे एंटीबॉडीज आती है, कुछ आती है, वहाँ टी सेल बी सेल, और टी सेल बी सेल है तो सेल्यूलर इम्यूनिटी के और ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। ये बात अब बार बार आपको याद हो चुकी है। मैक्रोफेजेस का अर्थ होता है जो भी एनिमीज आ गए उनको खा करके खत्म कर। और ये लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ है अभी आगे और दिखाते हैं। ये भी IgE, ये मोनोसाइट्स में होते हैं, प्रोटेक्शन का ही काम है। और अपेंडिक्स भी सबसे बड़ा सुरक्षा गार्ड है हमारी बॉडी का। अपेंडिक्स भी हो गया, और यहाँ पर लिम्फ नोड्स है, ये टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स भी टॉन्सिल्स। तो ये आपको अच्छा ही लगा होगा, हम सोच रहे हैं। जरूरी है हमें बस हेमोस्टेसिस बताना, क्योंकि आज ये पढ़ाया था। कैसे हो जाता है? जैसे हमारी उंगली यहाँ कट गई है, तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ एक पट्टी लगा दें कि ब्लीडिंग और ज्यादा ना हो। तो देखिए नेचुरल प्रोसेस है, ऊपर ने गॉड गिफ्ट है कि यहाँ पर स्पाज्म हो गया, ब्लड ब्लीडिंग रोकने का ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बेटा इसी नई स्क्रीन हो रही क्या? शेयर इसमें तो हो रही। तो यहाँ पे यहाँ पर क्या हुआ? स्पाज्म हुआ, तो मतलब ब्लीडिंग इंटरनल रोकने का ही काम हुआ पहले। फिर जितने प्लेट्स आप देखिए ब्लू कलर के प्लेटलेट्स हैं, आर तो रेड BC है, ब्लू कलर के प्लेटलेट्स हैं, और ये बढ़ गए संख्या में। पहले तो 3 ही दिख रहे थे, अब ये हो गए 5। अब उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लग का फॉर्मेशन। जैसे कॉर्क लगा देते हैं हम लोग, कहीं ब्लीडिंग, कहीं कुछ तकलीफ हो या किसी चीज में ना गिरे ना बहे, उसके लिए एक प्लग लगा देते हैं। जैसे फाइब्रिन स्ट्रक्चर हो गया, थ्रेड लगा दिया, जाली लगा दिया, प्लग लगा दिया उसको।
उसके बाद ये आ गया यहाँ पे पूरा फाइब्रिन फिलामेंट बन चुका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड क्लॉट इज फॉर्म, ब्लड जमा गया। ये पूरा आरबी वो प्लेटलेट्स का पूरा फंक्शन यही है। बस आपको ये जानना, पूरी बुक 3, 4, 5, 6 पेजेस पढ़ भी लीजिएगा तो इतना ही मिलेगा आपको, और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसको कैसे भगाएं? हाँ, आगे बढ़ाना, इससे बढ़ा लेंगे चीज। रुको, हम आगे बढ़ाना बेटा। ये अब ये आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू स्पेसेस, जो हमने आपको बताया बस वही है कि देखिए ये जितने भी रेड से देख रहे हैं ये हमारी आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं। रेड वाला जितना भी आप देख पा रहे हैं। ब्लू वाला क्या है हमारा, वेन्स है, वेन्यूल्स है। और येलो कलर का ये टिश्यू फ्लूइड्स है। इसमें से जब ये बहुत पतले होकर स्क्यूज कर जाते हैं, निचुड़ जाते हैं, तब ग्रीन जितना भी आप देख रहे हैं ये फ्लूइड इसमें आ रहा है। जितने भी आप ग्रीन देख रहे हैं वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ कैपिलरीज है। मेरे ख्याल से आप काफी आज समझ पा रहे हो कि लिम्फ क्या है और कैसे बनता है। मन में ये प्रश्न जरूर सा होगा लिम्फ है, लिम्फ के बारे में, लेकिन कैसे बना, कहाँ से आया। तो ये बात आज अच्छी तरह से क्लियर है कि ये आर्टरीज है, आर्टीरियोल्स है, ये वेन्यूल्स है। और दूसरी जरूरी बात, वेन्स और लिम्फ वेसल्स, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। क्या सेम होता है? इसमें भी वॉल्व्स होते हैं और इनमें भी वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स इस तरह से होते हैं कि ऊपर से नीचे फ्लो ना हो, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स रोकने के लिए इस तरह के वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व है जो ऊपर चढ़ने तो देंगे लेकिन वापस नीचे नहीं आने देंगे। ये सबसे बड़ा काम है इन वेन्स, इन लिम्फ वेसल्स का, लिम्फ कैपिलरीज का। ये टिश्यू स्पेसेस से ये सारा के सारा फ्लूइड ले लेते हैं और इसके बाद आपको दो चीज, ये फैट को अपने में एब्जॉर्ब करते हैं। जितना भी इस तरह का मटेरियल है तो इसको अपने में ले करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके कहाँ पे जाते हैं ये भी मन में प्रश्न हो रहा होगा। ये सीधे के सीधे जाते सब क्लेवियन वेन राइट साइड में। की डिटेल स्टडी कल बताएंगे आपको, थोड़ा सा देख के आएगा तो राइट साइड में जाके सारा के सारा ये उसी में पोर कर देते हैं, तो हार्ट में पहुंचते हैं। ये सब क्लेवियन वेन में जा करके ये पूरा के पूरा हार्ट में, वहां प्यूरिफिकेशन के, क्योंकि अभी ब्लड में मतलब प्लाज्मा में और लिम्फ में क्या अंतर है इसके बारे में भी अभी जानकारी करनी है। तो अभी हम जानेंगे लिम्फ और प्लाज्मा में क्या अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा देख लें हम एक बार, फिर अर्चना जी भी आ गई होंगी क्योंकि टाइम हो रहा है। लिम्फ और ब्लड, ब्लड कह लीजिए और लिम्फ, तो आप जानते हैं लिम्फ इज कलरलेस लिक्विड। लिम्फ इज a colorless liquid fluid that does not contains RBC, और ब्लड में आरबीसी होता है। It contains plasma and lesser number of the WBC and platelets, और इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इट हेल्प्स इन बॉडी, बस थर्ड नंबर जरूर ध्यान दीजिए, इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसको इम्यून सिस्टम इसीलिए सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाया था कि इम्यून सिस्टम ही बना करके रखता है, पार्ट ऑफ डिफेंस, बॉडी डिफेंस, इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज एसोसिएटेड नरिशमेंट के लिए भी, सर्कुलेशन के लिए, ये भी तो प्रोटीन, ग्लोबिन, ये इसमें सब चीज है।
इट्स प्लाज्मा लैक्स प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं है, तो इसमें तो नरिशमेंट है, सब कुछ है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सब। It transports nutrients from the tissue cells to the blood through lymphatic vessels. और ये है, और from the organs to another. The flow of lymph is slow. The flow of the blood is in the blood vessels is very very fast. तो ये दोनों का अंतर हुआ। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में आपका ये पूरा ब्लड कंप्लीट हो गया। थोड़ा थोड़ा लिम्फ के साथ बोन मैरो में बनते हैं ये RES, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसमें लिम्फोसाइट्स, आरबीसी सब जरूरी है, लेकिन मोनोसाइट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। मोनोसाइट्स क्या है? WBC के एक पार्ट है, एक वो है। तो ये इसका देखिए काम है, मैक्रोफेजेस काम ज्यादा है इसमें, दो तरह वॉन्डरिंग और फिक्स्ड है। तो ये वॉन्डरिंग का दिखाया हुआ है, वॉन्डरिंग में जाके सब साइनस में भी पहुंच गए। एंडोथेलियल सिस्टम, एंडोथेलियल, एंडो मींस अंदर की, और अंदर की लाइनिंग कवरिंग को एंडोथेलियल लाइनिंग या एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। ब्लड वेसल में पहुंच गए, इनका सपोर्ट है। रेटिकुलर सेल्स में कहाँ नहीं है, जो बताया कि नर्वस सिस्टम में भी है, स्प्लीन, लिवर और सारे के सारे टिश्यूज में। तो इस तरह से एंटीजन प्रेजेंटेशन ये आपका हो गया। टी सेल्स और बी सेल्स कंप्लीट होता है आपका ये RE सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कंप्लीट स्लाइड है ऑफ एंडोथेलियल सिस्टम की, इजी एंड कंप्लीट स्लाइड। तो ये हुआ थोड़ा सा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में डिस्कशन कल हम करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है RE सिस्टम की, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की। ये आर्टेरियल पूरा के पूरा, सॉरी ये एट्रियल है रेड वाला, ये वेंट्रिकल है, और ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम ये दिखाया गया आपको, ये वॉल्व्स है जो ऊपर की ओर ही खुलते हैं, नीचे की ओर नहीं खुलते हैं। तो इसको तो अभी कल फिर दिखाएंगे। 5 मिनट हो चुका है, अर्चना जी भी आ गई होंगी, तो हम अपनी क्लास को यहीं सम अप करते हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अभी तक क्या पढ़ा है। चलिए अर्चना जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते गीता जी, थैंक यू। कंटिन्यू करिए, थैंक्स अ लॉट। 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड्स।